हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको कहा जा सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या इसका एक और नाम हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा ग्राफ है जो ये शो करता है अगर इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली जाएं तो दो गुड्स का प्रोडक्शन मैक्सिमम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में किया जा सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पीपीसी रेफर्स टू अ कर्व व्हिच डिपिक्ट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड विद full utilization of its given resources। अब अगर ये बात अप्लाई करनी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन को समझना है, तो इसके बेसिक पिलर्स हमें समझने होंगे जिनको हम assumptions कहते हैं। यहां पर assumption नंबर 1 कहा गया है रिसोर्सेज आर गिवन मतलब फिक्स्ड, जो कि चेंज नहीं होगा। दूसरी अजम्पशन यहां पर आती है जिसमें हम समझते हैं रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, मतलब इकोनॉमी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहां पर तीसरी अजम्पशन कहती है कि नो चेंज इन टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। और आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन यहां पर यह है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, यानी रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बराबर नहीं है, सबकी एफिशिएंसी डिफर कर रही है। आइए अब हम पढ़ें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू। जैसा कि कहा गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा ग्राफ जो पॉसिबिलिटीज को शो करता है। यहां पर हमने दो प्रोडक्ट्स कंसीडर किए, एक वीट हमने लिया जो कि कंज्यूमर गुड था, और एक टैंक हमने कंसीडर किया जो कि एक सिविल गुड था या वॉर गुड कहेंगे आप इसको। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर ए पॉसिबिलिटी पर 15 यूनिट्स ऑफ वीट का प्रोडक्शन किया जा रहा था और टैंक का प्रोडक्शन था 0। इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमी ने सारे रिसोर्सेज वीट की तरफ डाइवर्ट कर रखे हैं और टैंक के लिए इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे तो उसका प्रोडक्शन ही नहीं कर पाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज गिवन हैं, दैट मीन्स कि फिक्स्ड हैं, तो टैंक का एक प्रोडक्शन करने के लिए हमें वीट के रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी नंबर बी में जब हम 15 से 14 यूनिट्स यानी वीट को 1 यूनिट से सेक्रीफाइस करते हैं तो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं टैंक के प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पर टैंक का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर लिया जाता है। आगे बात चलती है तो हम समझते हैं फर्दर टैंक का एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वीट का सेक्रीफाइस पहले से ज्यादा हो गया, जो कि पॉसिबिलिटी नंबर B2C में हमें दिखाई देता है। 14 यूनिट से आप 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वीट का सेक्रीफाइस पहले से ज्यादा दिखाई देता है, यानी 2 यूनिट्स का। जिसका मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स सेक्रीफाइस करेंगे तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ सकता है। और जैसा कि अजम्पशन में कहा गया था कि ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, तो आप उन रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करते हैं जो वीट के प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट नहीं है। अब क्योंकि आप इनएफिशिएंट रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सो यू हैव टू सेक्रीफाइस मोर रिसोर्सेज ताकि हम टैंक का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अब कॉन्सिक्वेंटली हम पॉसिबिलिटी नंबर C2D पर हम पहुंचते हैं और टैंक का प्रोडक्शन फर्दर एक और यूनिट से प्रोड्यूस करने के लिए हमने
देखा कि वीट का सेक्रीफाइस पहले से और ज़्यादा बढ़ चुका था, जो कि 3 यूनिट से दिखाई दे रहा था। एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए फर्दर आपने वीट को 9 to 5 यानी पहले 9 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वीट का। दैट मीन्स कि वीट के 4 रिसोर्सेज को आपने सेक्रीफाइस किया ताकि टैंक का एक और एडिशनल यूनिट यानी 4 यूनिट्स ऑफ टैंक आप प्रोड्यूस कर सकें। एंड सिमिलरली लास्ट ऑप्शन आपके पास दिखाई देता है कि आपने 5 यूनिट्स ऑफ वीट सेक्रीफाइस किया और आपने एक और एडिशनल यूनिट ऑफ टैंक प्रोड्यूस किया। जब आपने 5 यूनिट्स ऑफ वीट सेक्रीफाइस किया तो वीट का प्रोडक्शन 0 हो चुका था और ये बात इंडिकेट हो रही थी कि ऑल द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ टैंक। आइए अब हम पढ़ते हैं पीपीसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमने 2 एक्सिस कंसीडर किए। वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पर हमने वीट कंसीडर किया जिस गुड को सेक्रीफाइस किया जा रहा था। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने टैंक कंसीडर किया जहां पर उसको गेन किया जा रहा था, यानी टैंक को फर्दर प्रोड्यूस किया जा रहा था। जब आप 15 यूनिट्स ऑफ वीट एंड 0 यूनिट्स ऑफ टैंक प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप पॉसिबिलिटी नंबर ए पर थे, जैसा कि ग्राफ पे मार्क किया हुआ है। फर्दर जब आप वीट को सेक्रीफाइस करके फर्दर 1 यूनिट टैंक का प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप ए से बी पॉसिबिलिटी पर मूव कर गए थे। एंड सिमिलरली सेक्रीफाइस बढ़ता गया और प्रोडक्शन ऑफ टैंक इंक्रीज होता चला गया। तो कॉन्सिक्वेंटली ए, बी, सी, डी, ई और एफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। जो ग्राफ आपके सामने नजर आता है आप उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नाम देते हैं। एक बात और याद रखिएगा, हमारा अजम्पशन कहता था कि ऑल द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। सो ये जो पॉइंट्स पीपीसी के एग्जैक्टली ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी पॉइंट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये पॉइंट्स शो करते हैं all the resources of an economy are fully and efficiently utilized। और इन्हीं पॉइंट्स को एक और नाम दिया गया है जिसे आप ट्रेड ऑफ पॉइंट्स भी कहते हैं। ट्रेड ऑफ पॉइंट्स वो जगह जहां पर इकोनॉमी के लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके 2 प्रोडक्ट, जिसमें वीट और टैंक हमारे एग्जाम्पल में लिया गया, 2 प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इस बात को हमने शो किया और इसी ग्राफ को पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नाम दिया जाता है। अब हमें यह समझना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कैसी है, यानी इसका ग्राफिकल शेप कैसा है। पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब इसको समझने के लिए हमें इसके पीछे का रीजन जानना चाहिए। व्हाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन? आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पर आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना चाहिए। आइए वापस हम अपने पीपीसी स्केड्यूल की तरफ चलें और समझते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। जैसा कि आप पॉसिबिलिटी नंबर ए को चेक कर रहे थे, वीट का प्रोडक्शन 15 था और टैंक का प्रोडक्शन 0 था, मतलब सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं किया गया, जहां पर एमओसी हमारा डैश यानी 0 था। जब आपने वीट की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस किया टैंक की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो रेट ऑफ सेक्रीफाइस यहां पर वीट के अंदर 1 यूनिट से था, वही रेट ऑफ सेक्रीफाइस MOC यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाया। सिमिलरली बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जब आप आते हैं तो आपने वीट की 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया ताकि टैंक की एक और यूनिट को प्रोड्यूस किया जा सके। आई रिपीट, रेट ऑफ सेक्रीफाइस वीट के अंदर 2 यूनिट से था,
जिसकी वजह से यहाँ पर MOC2 यहाँ पर माना जाता है। फर्दर रेट ऑफ सेक्रीफाइस 12 to 9 यानी 3 यूनिट से सेक्रीफाइस हुआ, MOC3 कॉन्सिक्वेंटली 4 and 5 होता चला गया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमने ये समझा कि एक गुड के अंदर सेक्रीफाइस करके दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और जिस रेट से एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करते हैं उसी रेट को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी नाम दिया गया है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने समझा, इसके कैरेक्टर को जरूर समझिए। कैरेक्टर यहाँ पर इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन दिखाई देगा, जिसका मतलब ये हुआ कि we cannot, that means an economy cannot increase the production of wheat and tank simultaneously. So we have to sacrifice one commodity in order to produce another good. And rate of sacrifice यहाँ पर increasing होगा, वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा रिसोर्स का सेक्रीफाइस किया जाएगा उतने ज़्यादा रिसोर्सेज दूसरे गुड की प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई PPC इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। आंसर इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC। नाउ जैसा कि हमने समझा कि PPC कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, राइट? लेकिन अगर हमसे पूछा जाए what if MOC is constant, so what will be the shape of PPC? Answer will be PPC will be downward sloping straight line curve. If MOC is constant तो PPC downward sloping straight line curve होगा। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिमिनिशिंग कैरेक्टर का है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 की जगह 5 4 3 2 1 होगा MOC का नेचर। सो यहाँ पर आपका ग्राफ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि PPC कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC। आइए अब हम समझते हैं कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस PPC के अंदर क्या होते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन दैट मीन्स फीजिबल कॉम्बिनेशंस, जिसको अचीव किया जा सकता है। अगर हम ये देखें ग्राफ पे पॉइंट्स A B C D E F along with पॉइंट M, यानी जो पॉइंट्स, जो कॉम्बिनेशंस PPC के एग्जैक्टली ऊपर हैं और वो कॉम्बिनेशन जो PPC के अंदर भी हैं, उन सभी कॉम्बिनेशंस पे हम ये चेक कर रहे हैं ये सारे कॉम्बिनेशंस अटेनेबल हैं, बिकॉज हम अपने गिवन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके इन कॉम्बिनेशंस को अटेन कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन PPC के बाहर है, जैसे पॉइंट नंबर G, इस G कॉम्बिनेशन को गिवन रिसोर्सेस से अटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम अपनी इकोनॉमी के मैक्सिमम रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर लें, सभी रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन कर लें, तो हम मैक्सिमम ABCDEF तक जा सकते हैं। उससे आगे जाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉइंट्स आउटसाइड द PPC अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाता है, और पॉइंट्स ऑन द PPC एज वेल एज पॉइंट इनसाइड द PPC अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब साथ में हमें यह भी समझना चाहिए कि पॉइंट या एनी कॉम्बिनेशन विच इज इनसाइड द PPC ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश करता है। जैसा कि हमने समझा कि पॉइंट्स लाइंग ऑन द PPC जैसे ABCDEF
यहाँ पर इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज थे। लेकिन अगर हम पॉइंट M को चेक करें तो इस पॉइंट पे हमारा रिसोर्स पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Any combination which is inside the PPC denotes underutilization of resources. That means all the resources of an economy are not fully utilized. चलिए अब हम बात करते हैं, क्या PPC में शिफ्ट या रोटेशन पॉसिबल है? राइट, केसेस को समझना चाहिए। अगर कमोडिटी X को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाती है और कमोडिटी Y की टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आता, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर आप रोटेशन चेक करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी X एक्सिस पर नजर आता है। अगर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाती है तो हम उस गुड का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि ग्राफ में आपको दिखाई भी दे रहा है। कमोडिटी X को हम पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर कमोडिटी Y की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है और कमोडिटी X की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आता, सो सेम रोटेशन PPC में Y एक्सिस पर हमने डिनोट किया, जो कि अपवर्ड वे में प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो था रोटेशन जो कि X एक्सिस और Y एक्सिस पर रिस्पेक्टिवली हमने कंसीडर किया। लेकिन अगर प्रोडक्शन दोनों का यानी गुड X और गुड Y का प्रोडक्शन यानी टेक्नोलॉजी यहां पर चेंज हो जाती है, एडवांस हो जाती है, जिस टेक्नोलॉजी से गुड का प्रोडक्शन होता है वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है दोनों कमोडिटीज के लिए, तो हम क्या देखते हैं? एग्जैक्टली राइटवर्ड शिफ्ट इन द PPC। जैसा कि ग्राफ शो होता है, कॉम्बिनेशन AB जो हमारा PPC था ओरिजिनल, अभी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, जो कि नया PPC दिखाई देता है CD के फॉर्म में। इसको कहा जाता है शिफ्ट इन द PPC, जो कि रिसोर्सेज में ग्रोथ होने की वजह से या रिसोर्सेज में डिप्लीशन होने की वजह से दिखाई देता है या पॉसिबल होता है। सिमिलरली अगर इसी ग्राफ में हम बात करें कि हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं यानी रिसोर्सेज कम हो गए हैं, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो कि अंदर की ओरिजिनल ग्राफ से अंदर की तरफ दिखाई देता है। आइए अब हम समझते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसी टर्म को। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the rate of sacrifice made in one good in order to produce an additional unit of a particular good। यानी एक गुड को गेन करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड में सेक्रीफाइस किया जाता है, और जिस रेट से सेक्रीफाइस किया जाता है वो रेट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। लेकिन एक और टर्म है जिसको आप मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू द रेशियो ऑफ sacrifice made in one good in order to produce another commodity. So what is the core difference between MOC and MRT? यानी marginal opportunity cost and marginal rate of transformation. Marginal opportunity cost is the rate of sacrifice, whereas marginal rate of transformation is the ratio of sacrifice. और इस रेशियो को समझने के लिए एक फॉर्मूला भी है जिसको आप कहते हैं MRT is equal to unit of good sacrificed, जिसको आप लॉस ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, जिसको आप गेन ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं।
तो सिंपली लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट, दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आइए इसको हम ग्राफिकली एनालाइज करने की कोशिश करें। आप ग्राफ चेक करें, गुड y और गुड x ये दो प्रोडक्ट्स हमें दिए हुए हैं। गुड y को हमने सेक्रीफाइस किया, जो कि k से l पे हम ये सेक्रीफाइस शो कर रहे हैं डेल्टा y का। सेक्रीफाइस इंडिकेट्स लॉस, हमने सेक्रीफाइस किया गुड y को और इसके बदले हमें प्रोडक्शन मिला गुड x का, जो कि m से n की तरफ हमें गेन शो करता हुआ दिखाई देता है। सो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हो, यही वजह मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या इसी रेट को आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हो। आइए अब हम अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करने के बाद दो गुड्स का प्रोडक्शन कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हो पाएगा, यानी पॉइंट्स लाइंग ऑन द पीपीसी इंडिकेट्स फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, whereas any combination or point which is lying inside the PPC denotes underutilization of resources, and simultaneously any point or combination which is lying outside the PPC indicates unattainable combination, जिसको आप unattainable या non feasible combination भी कहते हो। अच्छा, अब अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, इफ देयर इज अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी और इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी, सो पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, एंड इफ देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, पीपीसी विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड तब शिफ्ट होगा जब देश का प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर हमारे देश का प्रोडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू।